हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन मन शिक्षा हब पे। तो बच्चे, जैसे कि काफ़ी बार लाइव करने की कोशिश की हमने, तो लाइव नहीं हो पाया। उसकी वजह से हमने सोचा कि बच्चों का नुकसान ना हो, इस वजह से हमने क्या किया कि वीडियो को रिकॉर्ड करके डालने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब देखो, ये नेचुरल रिसोर्सेज का जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है बच्चे, ये आता है आपका जो इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट का, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का जो आपका सब्जेक्ट है सीईटी मेंस में जो दिया हुआ है उसमें ये आएगा। ठीक है, इसका टॉपिक जो है नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन और खनिज संसाधन। ये टॉपिक जो है बच्चे, ये आप सिलेबस चेक कीजिएगा तो उसमें आपको फर्स्ट पॉइंट पे ये टॉपिक मिलेंगे। आप पॉइंट वाइज टॉपिक करेंगे, जैसे जैसे सिलेबस में दे रखा है उसी हिसाब से चलेंगे। कोई भी जल्दबाजी जो है वो करने की जरूरत नहीं है। इसके एमसीक्यूज जो है वो आपको शिक्षा वेब पे जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लासेस आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे एग्जाम में। होप सो आप इनको अच्छे से देखेंगे और इनके नोट्स भी जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक में आपको एक तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और दूसरा शिक्षा वेब का, किसी को भी ओपन कर लेना, मिल जाएगा। ठीक है जी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी ये। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले कि क्वेश्चन कैसे आता है। कुतेंद्र मुख लौह खनिज, ठीक है, कुंद्रेमुख कुंद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी जो खनिज वाला जो आपका खनिज मिनरल रिसोर्सेज है वहां से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कुंद्रेमुख लौह खनिज परियोजना, जैसे कि ये पता है आपको, कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये लोहा यश के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एक टाइप से आपको एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, ये सारे के सारे एमसीक्यूज आप ऐप पे करेंगे। ठीक है, लेकिन थ्योरी करने से पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पेपर में क्वेश्चन आते किस टाइप से है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाले राज्य है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, क्या कुछ है ना। तो देखो, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाले जो राज्य है बच्चे, वो कौन से हैं। तो देखो, ओडिशा में सर्वाधिक लोहा का उत्पादन जो है होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिएगा, आप अपने टॉपिक पे करते हैं कंसंट्रेट। ये टेबल को देख लीजिए, इस टेबल को आप बाद में देखेंगे। ठीक है, ये टेबल पे आप बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले आप जो अपने कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें बच्चे, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो होते क्या है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो क्या होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज की अगर आप बात करें, हाईलाइटर कहाँ पे है, हाईलाइटर हाईलाइटर हाईलाइटर, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, तो हाइलाइटर ले लेते हैं आप एक बार। हाइलाइटर ये रहा। अब यहाँ पे देखो, कोई पदार्थ या ऊर्जा जो पर्यावरण से प्राप्त हो तथा जिसका उपयोग जीवित चीजों द्वारा होता हो, जिनमें मानव भी सम्मिलित है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिन जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, जीवित चीजों से मिल रहे हैं। जीवित चीजें किस में आती है, नेचर में आती है, सारी की सारी जीवित चीजों से मिल रहे हैं, जिसमें इंसान भी आता है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों पर किसी भी देश का विकास निर्भर करता है, ये सिंपल सी बात है। किसी भी देश की इकोनॉमी जो है वो इस पे डिपेंड करती है कि उनके पास रिसोर्सेज क्या क्या है, उनके पास में संसाधन क्या क्या है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास चरण के आधार पर भी किया जाता है। ठीक है, कि उनका विकास कैसे कैसे, विकास चरण कैसे कैसे हुआ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इनको विकास चरण के आधार पर टू टाइप से आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला गर्भित अथवा संभाव्य संसाधन। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो मैं आपको बता दूं। इनमें से आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से ये बताओ कि कौन सा गर्भित संसाधन है, ठीक है, और कौन सा वास्तविक संसाधन है। तो किसी, अब आप ये देखेंगे कि गर्भित संसाधन होते क्या, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले वे संसाधन जिनका अभी उपयोग नहीं हो रहा, जिनका अभी यूज नहीं हो रहा है, वे संसाधन जिनका अभी क्या नहीं हो रहा, यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, गर्भित अथवा संभाव्य संसाधन यानी पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब उदाहरण के लिए असम राज्य तथा ब्रह्मपुत्र नदी के जल संसाधन की जल क्षमता बहुत है, लेकिन अभी अपन उसका पूर्ण रूप से यूज नहीं कर पा रहे हैं।
या उसको निर्धारित नहीं कर पाया कि उसका कितना यूज हो रहा है और कितना नहीं हो रहा, वो क्या होंगे, आपके संभाव्य संसाधन होंगे, जिनका आपको पता ही नहीं है कि इनकी मात्रा तो है इतनी, लेकिन इनका आप यूज कितना कर पा रहे हैं। ये चीजें किसमें आती है, संभाव्य में। उसके बाद में आती है वास्तविक संसाधन यानी एक्चुअल रिसोर्सेज, जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी जिनका अपने को पूरा डाटा पता है, ठीक है, तथा वे वास्तविक उपयोग के लिए परिमाण निर्धारित किया जा चुका है, यानी हमें पता है सारी की सारी बातें उनके बारे में कि इनका इतना यूज होता है, वे वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। क्लियर है इतनी बातें। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे कि लोहा अपने देश में कितना आ रहा है, तांबा कितना है, कितना जा रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें पता है, ठीक है। तो इसको हम किस में काउंट करेंगे, वास्तविक संसाधन में काउंट करेंगे। उसके बाद में देखो, प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है भाई, दो भागों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक सेकेंड, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन कौन से भाई, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, इनको अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब दो भागों में तो इसको आपने डिवाइड कर दिया, नवीकरणीय, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ये होते क्या है, इनके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए अच्छे से कि इनको आप क्या बोलते हो, ठीक है, इनको आप क्या बोलते हो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे कि क्या क्या है इसमें। एक सेकेंड, अब ये देखो, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, वह संसाधन जिसे पुनर्जीवित किया जा सके, यानी जिसको दोबारा बनाया जा सके, तथा जिसकी आपूर्ति अतिशीघ्र हो सके, यानी एक बार खत्म, जो खत्म होते ही नहीं है, देखो जिसकी आपूर्ति होती जाती है, यानी हमें मिलते ही जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, ठीक है। जो मानव क्रियाओं से प्रभावित नहीं होते, यानी मानव उसका वेस्ट करता है तो प्रभावित नहीं होते, जैसे कि सौर ऊर्जा है, आप उसका वेस्ट कर रहे हो, लेकिन सूर्य तो अपनी ऊर्जा दे रहा है ना, वेस्ट तो नहीं हो रही। उसी तरीके से पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा में ऐसा हो सकता है कि फैक्ट्रीज वगैरह से ये जो ऊर्जा है, मतलब भी अपनी सेहत पर वैसे दुष्प्रभाव डाल रही है, क्योंकि ये क्या हो रही है, पोल्यूटेड हो रही है ना, लेकिन खत्म तो नहीं हो रही ना। तो उसी हिसाब से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा किस में आते हैं, नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। दूसरी ओर उपयोग के कारण कई संसाधन कम तो हो जाते हैं, आते वो नवीकरणीय में ही है, लेकिन कितने एक नवीकरणीय है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो ये पूरी तरह से है, ठीक है। जैसे फसल पुनर्जीवित होने में कम समय लेती है, लेकिन एक बार तो खत्म हो जाती है ना, तो पुनर्जीवित होने में थोड़ा टाइम दोबारा से ले लेती है। अब बात आती है, जैसे जल को दोबारा स्थापित करने में तुलनात्मक दृष्टि से अधिक समय लगता है। अब किसी एरिया में जल खत्म हो गया, ग्राउंड वाटर जो है वो खत्म हो गया, तो उसको दोबारा आने में कितना टाइम लगेगा, काफी टाइम लग जाता है ना। तो वन को भी अधिक समय लगता है, एक बार वन काट दिया जाए तो दोबारा उगाने में कितना समय लग जाता है। तो इस टाइप से ये नवीकरणीय तो है, लेकिन इनकी मात्रा जो है वो इंसान के द्वारा प्रभावित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, हम बात करेंगे खनिज संसाधन की। अनवीकरणीय वो है जिनका मतलब भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ये पीछे वाले पेज पे थे, मतलब ये देखो यहाँ पे अनवीकरणीय 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 संसाधन, नॉन रिन्यूएबल। चलो नॉन रिन्यूएबल वैसे बता देते हैं, जिनका इफेक्ट क्या होता है, पड़ता है, जिन पे इफेक्ट पड़ता है, यानी जिनको वेस्ट, जैसे कि कोयला, कोयले को अगर आप वेस्ट कर देते हो तो कोयले को दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। कोयला अगर आप दोबारा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो कोयला जो आता है वो किस में आता है, अनवीकरणीय में आता है, ठीक है, अनवीकरणीय में आता है। क्लियर है इतनी बातें। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे के सारे किस में आते हैं, अनवीकरणीय में आते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि खनिज संसाधन कौन से होते हैं। तो खनिज दो या दो से अधिक तत्वों का पूर्ण योग होता है, यानी दो रिसोर्सेज को मिलकर बनते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, खनिज जो है दो तत्वों से मिलकर बनते हैं, दो या दो से अधिक। जैसे कि ये हमेशा ही आप देखेंगे कि खनिज जो है ना किसी चीज का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है, ये क्या होता है, मिक्सचर होता है।
क्या होता है बच्चे, मिक्सचर, किसी ना किसी चीज का मिक्सचर ही आपको मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करके चलेंगे कि मिक्सचर में आपने देखा होगा कि धातुएं मिक्सचर होती हैं, ठीक है, खनिज जैसे खाद आ जाती है, खनिज भी मिक्सचर होती है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, मतलब खनिज में ही आ जाते हैं। तो अब खनिज सामान्य पृथ्वी के भूपटल पर अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। अयस्क क्या होते हैं बच्चे, जिनसे धातुएं निकाली जाती हैं, जिनसे हम धातुओं को निकालते हैं, जिनसे धातुओं को एक्सट्रैक्ट करते हैं, धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, वो क्या होते हैं अपने, क्या होते हैं, मतलब आप अयस्क होते हैं। अब अयस्क की बात करूं तो जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम एक धातु है, तो यूरेनियम कहाँ से निकाली जाती है, पिच ब्लेंड नामक अयस्क से निकाली जाती है। उसी तरीके से लोहा है बच्चे, लोहा हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, इन इस टाइप के अयस्कों में से निकाला जाता है। तो जो अपनी धातुएं है ना या खनिज है, वो किस रूप में पाए जाते हैं, अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसका निष्कर्षण किया जाता है तथा संसाधित कर इसे, यानी संसाधित का मतलब शुद्ध करके, प्योर करके समाज में आर्थिक लाभ के लिए उपयोग किया जाता है, यानी हमें आर्थिक लाभ के लिए इसका यूज होता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद में चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना खनिज संसाधनों का वर्गीकरण। अब देखो वर्गीकरण की जब आप बात करेंगे तो कितने टाइप से आप डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, खनिजों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कौन सी भाई, खनिज ईंधन सबसे पहले, यानी फॉसिल फ्यूल्स, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जिनको आप नेचुरल बोल लेते हैं एक तरीके से, बिल्कुल प्योर नेचुरल, जैसे कि आप लगा लीजिए जो मतलब भैंसों का गोबर वगैरह होता है, उनका भी आप जीवाश्म ईंधन जो है वो बनाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। धात्विक ईंधन, मेटालिक मिनरल्स, गैर धात्विक खनिज यानी नॉन मेटालिक मिनरल्स, ये 3 टाइप्स के क्या हो गए आपके खनिज ईंधन हो गए। अब सबसे पहले खनिज ईंधन की बात करें तो इस वर्ग में ऊर्जा संसाधन जैसे कोयला, खनिज तेल यानी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु खनिज आते हैं। ये सारे के सारे किस में आते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पुट हो सकता है कि इसमें से ये बताइए कि खनिज ईंधन कौन से हैं। तो देखो खनिज तेल, तेल ओनली तेल दे देंगे, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये परमाणु खनिज, और ये सारे के सारे किस में आते हैं, खनिज ईंधन में आते हैं। उसी तरीके से धात्विक खनिज की आप बात करें तो जीवाश्म ईंधन के बाद धात्विक खनिजों की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है, यानी जो धात्विक खनिज है उनकी सबसे ही महत्वपूर्ण श्रेणी है, जैसे कि लोहा हो गया, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम इत्यादि इसके क्या है, एग्जाम्पल है। जितने भी धातुएं आपको पता, आपने साइंस में भी पढ़ी होगी, साइंस अपने चैनल पर काफी पढ़ी है, ठीक है, साइंस में भी पढ़ेंगी। मेटल जितनी भी हैं वो किस में आती हैं, धात्विक खनिज में आती हैं। खनिज लोहा अयस्क यानी आयरन ओर। अब सबसे पहले कौन से खनिज की बात करते हैं, आप किसकी बात करते हैं, लोहे की बात करते हैं। और बहुत बार लोहे से काफी क्वेश्चन पुट हुए हैं। एमसीक्यू की सीरीज आप करेंगे, एमसीक्यू की सीरीज आप बच्चे करेंगे कब, जब ये लगभग मेरे ख्याल से 16 तारीख से शुरू हो रही है, आज इसकी अनाउंसमेंट आपको कर दी जाएगी। लेकिन ये जो एमसीक्यू की सीरीज है ये आपको चैनल पे नहीं मिलेगी, ये आपको ऐप पे मिलेगी। इसकी अनाउंसमेंट आपको कर देंगे जल्दी से ही टीम के साथ डिस्कस करके, ठीक है जी। तो देखो खनिज लोहा एक महत्वपूर्ण खनिज है जिस पर किसी देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में जो आयरन है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि उनमें से एक अपना इंडिया भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हेमेटाइट, अब 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। सबसे पहला हेमेटाइट, कौन सा है बच्चे, हेमेटाइट, एक सेकेंड, हेमेटाइट। हेमेटाइट की अगर आप बात करें तो इसे लोहे का ऑक्साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। और ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोहे का कौन सा अयस्क लोहे का ऑक्साइड है। क्वेश्चन क्या पुट हो सकता है कि लोहे का कौन सा ऑक्साइड लोहे का अयस्क है, समझ गए। अब ये सॉरी, लोहे का कौन सा अयस्क लोहे का ऑक्साइड है। ऑक्साइड का मतलब है कि ऑक्साइड फॉर्म, इस फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में पाया जाए, ठीक है जो। तो अब ऑक्साइड फॉर्म में कौन सा पाया जाता है, हेमेटाइट। क्लियर है इतनी बात।
तो ये लगभग सबसे ज़्यादा यही हेमेटाइट पाया जाता है। भारत में भी सबसे ज़्यादा यही होता है, 60 से 70% की मात्रा तक ये होता है। यह मुख्य धारवाड़ की शैलों में पाया जाता है। इसका रंग लाल होता है। हेमेटाइट का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हेमेटाइट अयस्क के प्रमुख भंडार होते हैं झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। झारखंड में, वैसे उड़ीसा ऐसा स्टेट है जो आयरन का सबसे ज्यादा उत्पादन करके देता है, और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी भी कहाँ पे हुई है आयरन के उत्पादन में? उड़ीसा में हुई है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है बच्चे मैग्नेटाइट। इसे काला अयस्क यानी ब्लैक ओर कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे कलर पूछे जा सकते हैं इनके, तो ध्यान में रखना। जैसे कि हेमेटाइट का क्या था? रेड था, लाल था। उसी तरीके से मैग्नेटाइट की बात करें तो इसका अयस्क का रंग क्या होता है? ब्लैक कहा जाता है। ठीक है, इसमें धातु की मात्रा 60 से 65% के बीच में होती है। यह आग्नेय या कायंत्रित शैल, ये शैल का एक टॉपिक है, ये शायद आप पढ़ेंगे भी आगे सिलेबस में, देखेंगे, चेक कर लेंगे अगर है। वैसे ये ज्योग्राफी का, वैसे ना ये इन्होंने इन्वायरमेंट को सारी ज्योग्राफी दे रखी है सिलेबस में, सारी की सारी आपके सिलेबस में। ठीक है, आगे जो इन्वायर प्लस में जियो का कॉमन सिलेबस है ना, वो डाल रखा है। जिसका रंग लाल होता है, अरे भाई साहब, 60 से 65%। इसका रंग काला होता है, लाल नहीं, इसका रंग होता है काला। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना। यह मुख्य रूप से कर्नाटक धारवाड़ में पाया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना इसको। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वह लिमोनाइट। यह पीले रंग का होता है। लिमोनाइट का रंग क्या होता है? लिमो से याद रखना, लेमन। लेमन का कलर कैसा होता है? येलो, तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, लिमोनाइट यह पीले रंग का होता है तथा इसे हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए आयरन के किस मतलब और को हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, तो लिमोनाइट। हाइड्रेटेड का मतलब है यहाँ पे वाटर से, तो इसमें वाटर कंटेन होता है। क्या कंटेन होता है? वाटर। तो ये जल योजित लोहे का अयस्क है। कौन सा? लिमोनाइट। उसी तरीके से इसकी अगर आप मात्रा की बात करें तो ये देखो, अपन यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। 35 to 40% की मात्रा में ये पाया जाता है। तमिलनाडु और केरल राज्य में ये सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है जी सीडेराइट। ये है बच्चे सीडेराइट। ये आपको जो पीडीएफ मिलेगी ना, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा मिलेगा। इसे आयरन कार्बोनेट या FeCO3 कहते हैं। क्या बोलते हैं सीडेराइट को? आयरन। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे कलेक्ट किए हुए हैं। आयरन 10 to 40% इसके अंदर होता है, यानी कि ये आयरन की सबसे क्या होगी? लोएस्ट फॉर्म होगी, निम्न श्रेणी होगी। ठीक है, उसके बाद में देश में कुल खनिज लोहे का भंडारण 17,882 मिलियन टन। ये ध्यान में रखिएगा, 17,882 मिलियन टन। अब ये इसमें से उच्च गुणवत्ता वाला कौन सा होता है? 14,630 मिलियन उच्च गुणवत्ता का है इसमें। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादन का 50% हिस्सा जो है वो उड़ीसा के पास है, और ध्यान में रखना कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन होता है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट है जी तांबा। कॉपर की अगर आप बात करें तो तांबा एक अधिक तन्य ठोस तथा विद्युत का उत्तम चालक है, यानी कि सबसे स्ट्रोंग है। ठीक है, विद्युत का उत्तम चालक यानी बेस्ट कंडक्टर है। लेकिन सबसे बेस्ट कंडक्टर मेटल आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे भाई साहब? चांदी बताएंगे, यानी सिल्वर बताएंगे। और उसके बाद में क्या आता है? तांबा आता है। अब फॉरेन की जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज आप देखेंगे तो वहां पे जो वायर्स होती है उनके अंदर चांदी डाली होती है, लेकिन अपने यहाँ पे जो वायर्स हैं इंडिया में, वहां पे तांबा डाला जाता है, बिकॉज अपन डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग है, वो डेवलप्ड है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस है। तांबे के साथ जस्ते का मिश्रण पित्तल कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर ये मिश्र धातु बनती है, अगर आप तांबे के साथ जस्ता मिलाते हो तो क्या बन जाता है? पित्तल बन जाता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिएगा, भारत में तांबे का कुल भंडारण 1.39 बिलियन टन है। सबसे अधिक भंडारण मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। ये ध्यान में रखना, ये हर किसी का पूछा जाता है। हर एक मेटल जो जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे अधिक भंडारण जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, फिर राजस्थान में, फिर झारखंड में। सीसा की अगर आप बात करें तो लेड यानी PB गलेना अयस्क से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सीसे का प्रमुख उत्पादक जो राज्य है वह राजस्थान, इतना ध्यान में रखिएगा।
जस्ता यानी जिंक की अगर बात करें तो चांदी तथा शीशे के संयुक्त रूप से पाया जाता है, यानी कि मतलब ये आपको बताया कि प्योरेस्ट फॉर्म में तो कोई भी नहीं होता, कि जैसे कि आपने बोला कि धरती के नीचे से जस्ता निकल रहा है, तो वो जस्ता अकेला नहीं निकलेगा, चांदी तथा शीशे के संयुक्त रूप से ही पाया जाता है। ठीक है। प्रमुख उत्पादन राजस्थान, देश के कुल उत्पादन का 99% हिस्सा जो होता है वो राजस्थान से ही हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लोहे के प्रमुख केंद्र। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख के ले लो, अगर लोहे से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है। लोहे के प्रमुख केंद्र है जैसे कि कर्नाटक, कर्नाटक में कौन से हैं, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले दिखा भी दिया, बाबू बुदान पहाड़ी कहाँ पे है ये पूछा गया था, जो लोहे के लिए फेमस है, कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में है। ठीक है, हेमेटाइट के यहाँ पे भंडार मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है कि मत, कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में। कुंद्रेमुख भंडार ये मैंने बता दिया आपको, कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में ही है। संदूर श्रेणी ये भी कर्नाटक के बेल्लारी तथा होस्पेट में इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों, पहले तो अब श्रेणियां याद रखना कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, अब अगर आप उड़ीसा की बात करें तो मयूरभंज, बोनाईगढ़, बादाम पहाड़ या बादाम पहाड़ी ऐसा कुछ लिखा मिलेगा, तो ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक है जी, तो अब वो जो टेबल आपा ने देखी थी, वो टेबल आपा ने देखी थी, उस टेबल की तरफ अगर आप जिक्र करते हैं उस टेबल का, तो वो टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम के लिए। तो ये देखो खनिज क्षेत्र है ना, इनके लिए अलग अलग पेटियां बनी हुई है, यानी इंडिया में अलग अलग आपको इनका विस्तार देखने को मिलेगा। तो देखो उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय बेल्ट, प्रायद्वीपीय भारत, ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ये जो इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है। तो इसमें देखो ये क्या चीज है जो मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे, तो छोटा नागपुर, ओडिशा के पठार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, ये सबसे मेन एरिया उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय बेल्ट, जहाँ पे खनिज अच्छे मात्रा में मिलते हैं, जैसे कोयला, कच्चा लोहा, मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट, तांबा, काइनेट, बेरिल, ये सारे के सारे मिलते हैं। अब क्वेश्चन किस टाइप से पुट हो सकता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन अगर वो पुट करेगा तो बोलेगा उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय बेल्ट में, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय बेल्ट में कौन से राज्य आते हैं, मध्यवर्ती बेल्ट में कौन से आते हैं, दक्षिणी बेल्ट में कौन से आते हैं, पश्चिमी बेल्ट में कौन से आते हैं। तो ये थोड़ा सा आप इसको मेमोराइज करके जाना, थोड़ा आइडिया ले लो। ठीक है, तो ये बेसिक टू हाई लेवल की सारी चीजें थी जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करी है। ठीक है, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 कल आप देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कर देते हैं शेड्यूल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का और प्लस में शिक्षा हब एप्लीकेशन का, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।